चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी दंडौत वंदन अनेक बार। नमस्ते गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। वी कैन रिक्वेस्ट द संगत अंदर बैठे हुए जो वो सारे बाहर आ जाए, थोड़ा मोटे नाल मोटा जोड़ के बैठा गया। बहुत सारी लास्ट टाइम ये बहुत अच्छी चीज एक गुरु संगत से सीखी। गौरी त्यागी आंटी जी हैं, वहाँ पे जब भी कुवैत में सत्संग होता है तो 7 बार जब मंत्र जाप हो जाता है उसके बाद 7 बार या 11 बार गुरु जी के लिए मंत्र जाप किया जाता है। और जो सत्संग है वो गुरु जी का स्कूल है जहाँ हम सारे आते हैं सीखने के लिए एक दूसरे से, क्योंकि गुरु जी ने ये सिस्टम बनाया है ऐसा। तो गुरु जी सबसे पहले आज के सत्संग के लिए शुक्राना, बेअंत शुक्राना, जीवन की हर छोटी बड़ी दात का शुक्राना गुरु जी। जो पिछला वर्ष चला गया जिसमें आपकी असीम दातें, और जीवन के जो पिछले वर्ष और चले गए जिसमें आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना सारा प्यार, और जो आपने हमें सिखाया और जो हमने कुछ सीखा था जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा था, आपने उसको अनलर्न भी करवाया, उसके लिए शुक्राना। आज गुरु प्यारी संगत जितनी बैठी है आप सबको शत शत नमन, क्योंकि एक संगत से और ये सीखने के लिए मिला कि जो कनेक्ट हम एक दूसरे के साथ फील करते हैं वो एक दूसरे में जो गुरुत्व का तत्व होता है, क्योंकि गुरु हर एक में विद्यमान है, हम उससे कनेक्ट फील करते हैं और उसकी वजह से जो एक दूसरे से लगाव और प्रेम महसूस होता है उसका मेन कारण ये है। लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पर एक साथ बैठ के गुरु जी के लिए मंत्र जाप किया था उस दिन बिजली कड़की थी जोर से। इट वॉज दैट ब्यूटिफुल। आज का सत्संग गुरु जी और सत्संगों की तरह ही बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे साथ गोपाल सेठी अंकल जी और वासन अंकल जी हैं। तो गोपाल अंकल जी ने गुरु जी के साथ बहुत सुंदर वर्ष गुरु जी ने अपने सामने बिठा के और बहुत प्रेम पूर्वक उनके निकलवाए हैं। तो अंकल आज अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर करेंगे और ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें बहुत सारा हंसी मजाक लर्निंग। तो जब सत्संग कोई शेयर करें हम ध्यान दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें हमारे लिए क्या है। तो अंकल जी आइए प्लीज और शेयर कीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को प्यार का नमस्ते। ये गुरु जी की कृपा ही है कि वो समय हमें मिल सका जो हम उनके चरणों में बैठकर बिता सके कुछ समय। कभी सोचा, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन रहते हुए गुरु जी ऐसे दिव्य स्वरूप धारण कर लेंगे, लेकिन किया, क्या कर सकते। हमारा तो जोर है नहीं ईश्वर के ऊपर, लेकिन ईश्वर ने जोर चलाया, हमें अपने पास बुलाया, बिठाया, बहुत सा प्यार मिला, कुछ ज्ञान भी मिला, कुछ वहां संगत में बैठकर देखकर कुछ सीखा भी। तो वही सब मैं आज आपके सामने बांटने वाला हूं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं जैसा देखा, जैसा समझा, जैसा और संगी साथियों से सुना, वैसा का वैसा आपके साथ बांटूं। उसमें मेरी मैं ना रहे, ये गुरु जी से अरदास करता हूं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं छोटा सा एक एनेक्डोट शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, तो वहां का जो चीफ इंजीनियर था वो पीरियोडिकल विजिट पे जाया करता था, 15 दिन में, महीने में, जब भी। तो वो अपने जूनियर को लेकर के सारा इंस्पेक्शन करके आता था। एक बार ऐसा हुआ, वो गया और वो बिना ये देखे कि उसका जो जूनियर है वो उसके साथ है या नहीं है, वो आगे चलता गया और ऊपर काफी ऊंचाई पर पहुंच गए, ऊंची मंजिल पर। बॉम्बे में तो आप वाकिफ हैं हाई राइज से। अब उसमें जब पीछे मुड़ के देखा, वो बातें करता आ रहा है उससे, वो कह रहा है जवाब नहीं मिला। जब उसने मुड़ के देखा तो उसे ध्यान आया, करे वो तो आया नहीं। तो उसने ऊपर से झांका, वो
काफी नीचे था, आवाज लगाई, नहीं सुनी। अब वो क्या करे? उसने एक तरीका सोचा, अपनी जेब से एक 100 रुपए का नोट निकाला और जहां वो खड़ा था उसने कोशिश की कि मैं ऐसे फेंकूं कि उसके आसपास जाके गिरे ताकि वो अटेंशन दे हमको। वो गिरा भी, मगर उसने इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, नहीं कोई दिखाई दिया। उसने नो बैड इंटेंशन। फिर उसको लगा अब मैं क्या करूं? उसकी जेब में एक और 500 का नोट था, वो भी ऐसे ही के वैसे ही तरीका किया। फिर भी वही हुआ। उसने इधर उधर तो देखा, भाई कौन है ऐसा, कहां से आ रहा है ये, लेकिन फिर वो उठा। अब उसने सोचा अब क्या करूं? तो वहां एक पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, कंकड़ पत्थर के टुकड़े। तो उसने वो लिया, तो जब उसके सिर पे माथे पे आके लगा तब उसको वो झटकाया और तब उसने ऊपर देखा। ये कहानी हमारी है। जब तक ऊपर वाला हमें धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सुख देता रहता है, हम उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। फिर वो तो नहीं मारता कंकड़ पत्थर, लेकिन हमारे जो अपने कर्म हैं उससे हम ठोकर खा के गिर जाते हैं या कुछ ऐसा होता है। तो गुरुजी यही समझाने के लिए आए। उन्होंने ये कहा, उनके मुख के वचन में आपके साथ कहता हूं। उन्होंने कहा, लोकी रब नू भुले बैठे ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जगाना है तो वो रब नाल मिलाना है। मतलब कि लोग जो है ईश्वर को भूले बैठे हैं, मैं आप सबको मिलाऊंगा है। और मिलाने का उन्होंने एक अनूठा तरीका ढूंढा, क्योंकि हमें नहीं मालूम, कोई आकर के हमसे कहे कि चलो यार मंदिर चलते हैं, वहां पूजा पाठ होता है, 1 घंटे शिव पुराण का पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, तो चलो वहां बैठा करेंगे, वहां प्रसाद भी मिलता है। तो मुझे नहीं मालूम हम में से कितने तैयार होंगे जाने के लिए। यार 1 घंटा तो बहुत होता है, 3 घंटे की पिक्चर तो देख लेंगे हम, लेकिन 1 घंटा पाठ में बैठना मुश्किल पड़ता है, भारी पड़ता है, क्योंकि इनविजिबल दिखाई देता नहीं। जो इनविजिबल बेनिफिट्स उसके हैं वो हमें दिखते नहीं। जो दिखता क्या है कि मैं क्लब जाऊंगा, किसी फ्रेंड के साथ बिजनेस की टॉक्स होगी, आई विल हैव अ ड्रिंक एंड देन ब्यूटीफुल डिनर लवली, तो उसमें तसल्ली हो जाएगी। तो गुरुजी आए इस धरती पर, ये मेरा मानना है और आई एम श्योर यहां जितने भी बैठे हैं उनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हम सबका मानना है कि वो महादेव शिव हैं। वो कैसे हैं? मैं अपना एहसास तो होता ही है, हमें पता लगता है कि कौन हमसे कितना प्यार करता है, कौन हमसे। मैं शिव पुराण का एक प्रसंग कोट करता हूं, आपने भी पढ़ा होगा, आप में से जो शिव पुराण पढ़ते हैं जानते हैं। उसमें सृष्टि खंड में एक प्रसंग है कि सृष्टि की रचना करनी है महादेव ने, ब्रह्मा जी से हो नहीं रही है। ब्रह्मा जी शिव जी को ही कहते हैं कि प्रभु मेरे से नहीं हो रहा, मैं जो जिनको बनाता हूं वो भटक के फिर संन्यास की ओर चले जाते हैं, सांसारिक दुनिया में तो रहते नहीं। तो आपस में प्रसंग चल रहा है, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो महादेव मना कर देते हैं कि नहीं, सृष्टि की रचना तो तुम करोगे। वहां उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि ये जो मैथुनी सृष्टि है, जो पति पत्नी के संयोग से उत्पन्न होती है, जनित होती है, उसकी रचना तुम ही करोगे। और तभी उन्होंने वो अर्धनारीश्वर स्वरूप भी बना उनका, और वहीं से सृष्टि हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं कलयुग में भटके हुए जो जीव हैं, जो अपने कर्म बंधनों से ग्रस्त हैं, मैं उनका उद्धार करने के लिए गुरु का रूप धारण करके आऊंगा और उनका कल्याण करूंगा। आई थिंक ये जिस दिन मैंने पढ़ा, हालांकि जब हम जाते थे संगत में जाना शुरू किया, जब हमें नहीं मालूम था गुरुजी कौन है। जो हमें लेके गए, उनके पास हो सकता है स्वरूप होंगे और होंगे ही, लेकिन उन्होंने हमें दिखाए नहीं, बताया नहीं कौन गुरुजी।
वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम गए तो कोई ऐसी ऐसी बात कहे बड़ी बड़ी जो हमारी समझ से बाहर थी। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि वाकई यहां जो कुछ मिलता है, ये तब तक ये भी पूरी तरह नहीं समझ में आया था कि वो कौन है। गुरु जी हैं, प्यार बन गया, पहले दिन से बन गया, उनकी कृपा थी, मेरा कोई उसमें रोल नहीं। लेकिन ये नहीं कह सकते थे हम कि शिव। फिर एक दिन गुरु जी ने कहा भी कि शिव पुराण पढ़ा करो। शिव पुराण मुझे मालूम भी नहीं था कहां से मिलती है, एक संगत ने लाके दी। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु जी से ब्लेस कराओ, और गुरु जी की कृपा, उन्होंने पहले और अंतिम पृष्ठ पर ब्लेसिंग्स लिखी और डेट डाली और हस्ताक्षर किए, अपने ऑटोग्राफ दिए। तो फिर जब ये पढ़ा तब सारे भ्रम मिट गए, कोई भ्रम नहीं रहा कि वो कौन है। वैसे भी शिव को आदि गुरु कहा जाता है, और वो अनेक स्वरूप लेकर के शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अनेक अवतार, उनके अनेक स्वरूपों का वर्णन है। तो गुरु जी मैं परेशानी में था। मेरी आंटी, आपने सुना होगा मेरा सत्संग, गुरु जी के पास जाने से पहले 18 सालों से बीमार चल रही थी। तो मेरे एक कोलीग हैं, वो उनकी फैमिली जाया करती थी गुरु जी के पास। ऐसे ही कोई चर्चा चली, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी हैं, वो लोगों के बीमारियां ठीक कर देते हैं, शारीरिक कष्ट ठीक कर देते हैं, आप चलोगे? मैं तो थक हार चुका था, बहुत कुछ ट्राई कर लिया था, बहुत ट्रीटमेंट्स हो गए थे, 5 सर्जरीज तक हो चुकी थी, कानों से सुनना बहुत कम हो गया था, खाना पीना कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन था भी नहीं। और मैं ऑनेस्टली बताता हूं, मुझे नहीं मालूम कि अगर ये अवस्था नहीं होती और कोई मुझसे कहता, जो मैं अभी कह रहा हूं, कोई मुझसे कहता कि चलो एक हमारे गुरु जी हैं, उनके पास जाकर के हमें मोक्ष मिल सकता है, उनके पास जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है, तो मुझे नहीं पता मेरा क्या रिस्पॉन्स। तो ये जो हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं, कैसे भी हमारे जो परीक्षाएं होती हैं, उनका कोई कारण होता है। और अगर हम सीधे सीधे करके अपने आप को जैसे हैं वैसा समर्पित करके चले जाएं तो शायद ये कष्ट आए भी नहीं। लेकिन भूल जाते हैं हम, जब आत्मा जीवात्मा बन के मां के गर्भ में प्रवेश करती है। तो मुझे नहीं पता, मैं जो सुना है संतों से वही बात कर रहा हूं कि वो बहुत सारे प्रॉमिस करके आती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए हम कहीं जॉब करते हैं, तो हमारा बॉस हमें कहता है जो तुम जो है वो कैलकाटा चले जाओ, इतनी सेल्स करके आनी है, ये करके आना है, तो हम जाएंगे, उसके हिसाब से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, कर आके वो टारगेट मीट हो गया। लेकिन यहां हम भूल जाते हैं गुरु ने क्या टारगेट दिए थे, ईश्वर ने, शिव जी ने क्या टारगेट दिया था, ये करो ये करो। हमारे जीवन का कोई ध्येय तो होता होगा ना, हमें नहीं पता, वो अलग बात है, हम भूल जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन है। तो ये कारण बना, और इसीलिए मैं ये जो हमारे जीवन के जो दुख कष्ट तकलीफें होती है उनको नमन करना चाहिए कि आप ना होते तो रब नहीं मिलता। ये उनकी कृपा थी, उन्होंने एक ऐसे समय में बुला लिया जो मतलब इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। एक ऐसी अवस्था बन गई थी जब मैं अक्सर अपने सत्संगों में कहा करता हूं कि कैंडल जला दो तो वो क्या होगा, कुछ समय तक जलती 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 बस तली में लगने वाली थी वो, तभी गुरु कृपा हुई और वो प्रचंड ज्योत बन गई। 25 वर्ष हो गए आज इस बात को। 2000 फरवरी 20 नेक्स्ट मंथ हमें पहले दर्शन हुए थे गुरु जी के, और कारण जो मैंने बताया वो यही बना। मेरी आंटी जो 18 साल से बीमार चल रही थी, बीमारी आती थी जाती नहीं थी, कुछ और साथ लेके आती थी, ऐसा सिलसिला चल रहा था। मैंने अभी बताया कि 5 सर्जरीज हो चुकी थी, कानों से सुनना, तो ये सब चलते, और जैसे उन्होंने फिर रास्ता दिखाया कि चलो गुरु जी हैं हमारे,
तो हम उनके पास पहुंचे। 20 फरवरी का वो दिन, लगभग 8 बजे होंगे। हम दिल्ली में एक जगह है बसंतपुर, हम भी वहां रहते थे, वो भी वहीं पास में ही रहते थे। वो लेकर के हमको गए एम्पायर स्टेट। उससे पहले मैंने एम्पायर स्टेट का नाम नहीं सुना था, उससे पहले मैंने गुरुजी का नाम, गुरुजी के बारे में नहीं कुछ सुना था, और जैसे मैंने कहा कोई उनका स्वरूप देखने को नहीं मिला। उस समय गुरुजी के स्वरूप जो है वो दुर्लभ थे, और गुरुजी स्वयं ही दिया करते थे। आज तो अनगिनत मिल जाते हैं, और शायद यही वजह है हम उसकी उतनी कदर नहीं कर पाते। कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि अनादर भी कर बैठते हैं, उनके स्वरूप के ऊपर स्क्रिबल कर देते हैं। गुरु जी के अपने कहे हुए शब्द हैं, ये मेरी फोटो नहीं है, ये मेरा स्वरूप है, तुम इससे बातें कर सकते हो, मेरे साथ बैठ के बातें करो, ये मेरा स्वरूप भी इसी में है। तब हमें ये नहीं समझ में आता था कि इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, तो गुरु जी तो है, हम बातें कर लेंगे जो करनी होंगी। लेकिन समझ में आ गई बात जब वो झटका लगा। तो हम पहुंचे एम्पायर स्टेट। पहले दिन देखा होगा आप में से कईयों ने, जैसे ही आप पहले को वरांडा सा है, वहां टेक ऑफ योर शूज, वहां जूते उतारे तो खुशबू आ रही है, तो मन तो यही कहता है ना, कह रहे कोई रूम स्प्रे कर दिया होगा, इतने सारे जोड़े पड़े हैं। लेकिन बाद में पता लगा वो तो दिव्य। आगे बढ़े तो कान में शब्द के बोल ऊंचे सुर में सुनाई दिए, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे। तो रियश्योरिंग हो गया कि आप मांगने जा रहे हो। फिर जैसे ही स्टेप इन करके फिर आप एक थोड़ा सा हल्का सा नीचे उतर के फिर यू टर्न लेते हो, गुरु जी का आसन लगा होता है। और चूंकि गुरु जी का स्वरूप देखा नहीं था, एक मन में एक धारणा हो जाती है कि कोई गेरुआ वस्त्र पहने बैठे होंगे, कोई जटाधारी होंगे या कैसे होंगे, कोई प्रवचन करते होंगे, कोई भभूत दे देंगे, कोई ऐसी कान में कुछ कह देंगे, ये करा करो वो करा करो। हालांकि वो समझा के भेजा था हमें, जाओ गुरु जी के चरण स्पर्श करो, माथा टेकना है टेको, नहीं टेकना मत टेको। गुरु जी कोई देयर आर नो कंपल्शन। वहां जो कुछ मिले वो ग्रहण करो, उसी में कल्याण है, उसी में भलाई है। गुरु जी से बात नहीं करनी है, वो कुछ कहें तो आपने उसका जवाब दे देना, गुरु जी को कहना भी नहीं है। आप जा रहे हो, बस ये नहीं कहना कि हाँ जी ये है वो। समझ में नहीं आता ये बात, कैसे ऐसे कैसे होगा, क्योंकि उससे पहले तो भगवान से नाता हमारा फोटोज में था। किसी ने कह दिया मंगल भारी है तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले गए, किसी ने कहा शनि भारी है तो तेल चढ़ा दो। यही सब तो अपना उतारो और दूसरे को दे दो, दूसरे के ऊपर बांट दो प्रसाद। नहीं देखा था। फिर वहां पहुंचे, उनका स्वरूप मुझे आज भी अच्छे से याद है। वो तेरे चेहरे से निगाह नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, वो वाली बात थी। मतलब मैं उनके पीछे पीछे पंक्ति में था, माथा टेकने, तो मैं ऐसे ही देख रहा था। फिर जब वो आगे तो छुए, फिर बैठ गए, फिर देखते रहे। लेकिन देखना भी दुर्लभ, वो कठिन था कि इतनी स्ट्रांग और कैसे निगाह टिके, और टिक भी जाए तो जैसे ही गुरुजी ने आपकी तरफ देखा तो आप सिहर के आंखें बंद हो गई। कभी आंखें बंद हो जाती थी तो कोई कह भी देता था, अरे गुरुजी सामने बैठे, उनके दर्शन करो, तुम क्या आंखें बंद करके यहाँ खेल कर रहे हो। वहां जाके बैठ गए। गुरुजी 7 दिन उस वक्त संगत हुआ करती थी, लगभग 6-7 बजे बैठते थे गुरुजी, 7 बजे के आसपास, और जब तक उनका मौज है वो तब तक संगत चलती है। उन दिनों क्या, वैसे अक्सर ही वो गुरुजी प्रसाद भी दिया करते थे, कभी कभी नहीं होता था, कभी कभी होता था, लेकिन उन दिनों लगभग डेली प्रसाद होता था। हम 8 साढ़े 8 पहुंचे होंगे तो कड़ा प्रसाद दिया उन्होंने। वो एक हाथ से देते थे ऐसे, हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था, हमको
ऐसे ऐसे करके खाते हुए जाना पड़ता था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कहीं प्रसाद छलक ना जाए, तो वो करके बाहर आके बेड़े में बैठे। वो प्रसाद आप समझिए कि मेरी आंटी के लिए वो 1 वीक का मील था ऑलमोस्ट। वो जैसे कैसे धीरे धीरे करके वो खाया गया। मेडिकली उनको ऑयली खाना मना था, मेडिकली उनको स्पाइसी खाना मना था, मेडिकली उनको 7 बजे के बाद खाना मना था, 7 साढ़े 7 के बाद। ये 8:30 बज चुके हैं, कड़ा प्रसाद इतना सारा वो खा लिया। फिर कड़ा प्रसाद कंज्यूम करके फिर आके बैठ गए हम। थोड़ी देर बाद, अब उससे पहले चाय प्रसाद ऑब्वियसली मिला ही था, फिर आके बैठ गए तो लंगर प्रसाद का लग गया। अब ये कैसे खाएं वो, क्योंकि इतना तो खाना होता नहीं, लेकिन जैसे भी क्योंकि समझा के भेजा था तो थोड़ा सा मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। बॉडी आपकी एक्सेप्ट करे ना करे, माइंड एक्सेप्ट कर लेता। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो भी प्रसाद खाया। और फिर उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि गुरुजी फिर आकर लंगर के बाद भी आप हाथ वगैरह धो करके पानी वानी जल प्रसाद लेकर के फिर आके बैठ जाते थे। गुरुजी फिर आज्ञा देते तभी आप उठ के जाते। तो कुछ समय बैठकर हमें आज्ञा हुई, हम निकले, देखा तो 10:30-11 बज गए। उस वक्त बच्चे छोटे थे, बेटी मेरी कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी, बेटा आज आया हुआ साथ यहीं रहते हैं थाने में, वो 9वीं 10वीं में होगा, मुझे याद नहीं ठीक से। तो हम गए वहाँ, घर में ये बच्चे भी क्यूरियस थे टू नो कौन है गुरुजी, क्या है वहाँ, क्या कैसा। तो एक्सप्लेन करते करते ऐसे ही 11-11:30 बज गए। अब हम जब सोने के लिए आए हैं तो अंदर एक हलचल मची हुई है कि क्या होगा। नॉर्मली क्या होता था, इट वाज वो स्टमक एक हो जाती थी एंड देन शी वुड स्टार्ट थ्रोइंग आउट। तो ऐसा करते करते यही दुविधा चल रही थी, पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि एक तो इतना ज्यादा खाया जो नॉर्मली वो नहीं खाती, ज्यादा से ज्यादा 1 रोटी या इतने से चावल के बेबी गर्ल हुई है। एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि भाई आपने बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा क्या बताएं, शी इज अंडर नरिश्ड, समय से बहुत पहले, आई थिंक इट वाज नॉट इवन 7th month or because baby was not getting nourishment in the womb, so doctor had to surgically take her out. She was hardly 500 grams. तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर्स को नहीं पता वो सरवाइव करेगी या नहीं करेगी। सरवाइव करेगी भी तो उसके कौन से लिम्स फंक्शन करेंगे, ठीक से नहीं करेंगे, ब्रेन से फंक्शन करेगा नहीं करेगा। मेरी नीज से बात हुई, उसने मेरे को एक पिक्चर भेजी और टेप्ड अप इंक्यूबेटर में रखी हुई, तो उसको जा करके मुझे बात बताया। एंड वी बोथ वर कन्विंस्ड कि गुरुजी या तो देते नहीं, दिया है। और मुझे लगता है वो जो गुरुजी ने पॉज किया था, कुछ कारण था कि चलो दया आ गई, कुछ भी कभी कभी वो ऐसे भी दे देते हैं जो नहीं शायद ऊपर वाले ने लिखा वो लिख देते हैं, तो वही हुआ होगा। एंड शी इज 18+, दैट बेबी चाइल्ड इज 18+ नाउ। एंड अभी स्कूलिंग उसकी पूरी हुई है, हेल एंड हार्टी, एवरीथिंग हेल्दी। तो दिस इज व्हाट। एक बस लास्ट में ये कि अभी कुछ समय पहले मेरे साथ ही हुआ, इट वाज 2021 आई थिंक, या 2020 कोविड टाइम था, हम लोग वी वर कन्फाइंड टू व्हाटएवर 4 वॉल्स। तो एंड दिसंबर के आसपास मुझे थोड़ा सा ना कुछ अनयूजुअल सा फील हो रहा था। आई वाज कॉफिंग अ लॉट, बात करते करते हाँफना शुरू हो जाता था, बट ऐसे कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। ब्रीदिंग कभी कभी थोड़ी नॉर्मल होती थी, वेट लॉस हो रहा था। तो हम लगा कि भाई अकेले बैठे हैं, सारा कुछ तो खुद ही करना पड़ता, हो सकता है उसमें कुछ। तो एनीवे कम मार्च, तो मेरी नीस वही जो यूके वाली है, उन्होंने एक दिन मुझे जूम पे देखा, सत्संग, तो शी सेड यू हैव गॉन वेरी वीक। मैंने कहा मुझे तो खैर हम तो अपने आप को खुद डेली देखते हैं तो नहीं इतना। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से मेरी बात कराई, वो डॉक्टर ने मुझे बताया। तो उन्होंने सारे मेरे सिम्टम्स नोट किए और मुझे बोला कि मैं जाकर के फिजिकल एग्जामिनेशन करवाऊँ। ऐसा कुछ खास लगता नहीं, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। और तब तक वो वैक्सीनेशन भी आई थी और लगाई,
तो उन्होंने कहा अच्छा वेट फॉर 2 वीक्स और 3 वीक्स व्हाटएवर एंड देन यू गो एंड बिकॉज काफी प्रिकॉशन। तो मैंने वो अपॉइंटमेंट तब की बुक कराई, मगर गुरुजी को शायद ये था कि नो आई शुड गो नाउ। तो एक दिन एक वो फेसबुक लाइव पे मैं अंकल के शिव पुराण रीडिंग कर रहा था, नो फेस विजिबल। तो उस पर जैसे कमेंट्स करते हैं लोग, ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी, ये वो, तो एवरीथिंग वाज लाइक दैट। बट एक कमेंट ऐसे ही, पता नहीं, आई डिडंट नो दैट पर्सन, ना वो मुझे जानते होंगे या ना मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने पता नहीं कैसे वो कोई कमेंट दिया, गेट वेल सून। तो मैं हैरान भी हुआ, क्योंकि मेरी आवाज ऐसी ही थी जैसी मैं अभी बोल रहा हूँ। वो शक्ल मेरी देख नहीं रहे हैं कि मैं वीक हो रहा हूँ या क्या हो रहा हूँ, और वीक हो भी रहा हूँ तो उनको कैसे पता लगे। तो एनीवे, उधर से हॉस्पिटल से मेरे को फोन आ गया कि जिस दिन की आपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है वो नहीं होंगे डॉक्टर, वो होली आ रही है, उसके बाद छुट्टी पे जा रहे हैं, तो आपको आना है तो या तो कल आ जाओ। अच्छा चलो, तो आई प्लान फॉर इट। वहां पहुंचे, डॉक्टर को मैंने सब कुछ बताया, उसको भी कुछ ऐसा नहीं लगा। तो मैंने कहा भाई उनको, तो कहता है अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं लगता, मैं आपको कुछ मल्टीविटामिन लिख देता हूँ या कुछ और मेडिकेशन लिख देता हूँ, आप 3 हफ्ते लो, फिर देखेंगे अगर नहीं ठीक होता तो। ठीक है भैया, डॉक्टर ने देख लिया है। मैंने उसको बोला कि मेरे जो वो नेफ्यू हैं उन्होंने बोला है कि चेस्ट एक्सरे करा दो। तो इसे नहीं चेस्ट एक्सरे से कुछ रिवील नहीं होगा, हमको अगर कराना ही होगा तो हम सीटी कराएंगे। ठीक है, सो ही रोट द प्रिस्क्रिप्शन, अबाउट टू हैंड ओवर दैट प्रिस्क्रिप्शन टू मी। फिर पता नहीं क्या होगा। अच्छा मैं एक बार फिर से एग्जामिनेशन करता हूँ, कर लेगा। यहाँ आकर के अच्छा आप चेस्ट एक्सरे बोल रहे थे ना, आप करा ही लो, तो थोड़ा सा मेरे को एक लंग में कुछ इशू लग रहा है, ये नहीं बताया क्या इशू लग रहा है। मैंने एक्सरे कराया, एक्सरे की फिल्म दिखाई, रिपोर्ट तो आई नहीं थी तब तक। इसे अच्छा ऐसा करो, आप कल सुबह आ जाओ और सीटी करा लो। अच्छा भाई, कई बार आपकी हिम्मत भी नहीं पड़ती डॉक्टर से पूछे भाई है क्या, सीटी क्यों करवा रहे, तो मैं चला आया। मैं ऐसे ही अगले दिन सीटी के लिए गए, सीटी कराया, उसने बोला कि रिपोर्ट शाम को मिलेगी। ठीक है, डॉक्टर का पता करा तो डॉक्टर है नहीं, वो चले गए थी ड्यूटी पे। मुझे ध्यान आया कि एक्सरे की रिपोर्ट तो ले लूँ, तो एक्सरे की रिपोर्ट ली, हालांकि मेरे को कुछ समझ में आना नहीं था, नॉन मेडिकल पर्सन, और उसमें जो लिखा हुआ था वो मुझे वाकई समझ में नहीं आया, बिकॉज वो बीमारी का नाम मैंने उससे पहले कभी सुना ही नहीं। उस बीमारी का नाम है न्यूमोथोरैक्स। सिंपल भाषा में कहें, वो कहते हैं जी एक जो लंग है आपका वो कोलैप्स कर गया, बैठ गया है, जैसे बलून पिचक जाता है ना, ऐसे हो गया। कुछ समझ नहीं आया क्या करें। मैंने मेरे जो बॉस थे उस वक्त, उनसे जरा, और वो उनको अच्छी खासी नॉलेज है, तो मैंने उनसे, आई प्रेफर टू टॉक टू हिम रादर देन टॉकिंग टू माय सन एंड डॉटर। तो मैंने उनसे बात की, वो कह रहे हैं यार तुम्हारी आवाज से तो ऐसा लग नहीं रहा कुछ। मैंने कहा हाँ मुझे भी नहीं लग रहा। तो उन्होंने खैर कुछ जो रिकमेंड करना, इन द मीन टाइम मुझे ये समझ में आ गई कि किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना। मेरी नीस है यहाँ, उन्होंने शाम की एक अपॉइंटमेंट ले ली मेदांता के डॉक्टर से। वहां पहुंचे हम, इनको तब तक पता लग गया, इन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए और एक अपॉइंटमेंट अगले दिन की ली। तो मैं वो डॉक्टर के पास पहुंचा, तो उसका पहला सवाल मुझे कि कैसे आए हो आप? कैसे आए मतलब कैब से आए हैं? मैं कहा क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो? He says this condition में normally people come by ambulance because you are not able to breathe. फिर उसने मेरा ऑक्सीमीटर लगाया, which was pretty much normal. 95 था, 97 is ideal, but he says चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। He says you have to get admitted to a hospital as early as possible. आपका एक प्रोसीजर होगा, उसमें वो ये आस्क मी सेवरल क्वेश्चंस कि आप स्मोक करते हो, ऐसा नहीं, आप कोई गिर गए थे, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसे चोट लगी। He says then we don't know how it has happened. Only after the procedure is done we will come to know why, how it has happened, why it has happened, and is there any disease underneath. इसके नीचे कोई डिजीज तो नहीं हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा भाई तुम पहले डॉक्टर हो, अब मैं कैसे आपको यकीन करूँ? एक डॉक्टर को से जो मर्जी करो बट डू इट फास्ट। तो इन द मीन टाइम सुबह की एक अपॉइंटमेंट मिली गई थी हमें, और वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर खिलनानी, शायद आपने सुना हो। गुरुजी उनके घर पे सत्संग करके आए, संगत करके आए थे,
और गुरुजी को जब 30th नाइट को व्हेन ही वाज मेडिकली हैविंग इश्यूज, उनकी ढिलाई है, उनको जब एम्स में लेके गए थे तो उन्होंने ही उनको अटेंड किया। तो वन थिंग वाज क्लियर दैट मेरे को राइट सोर्स मिल गई, उनसे पहुंचे, उन्होंने भी यही सब एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा फटाफट जाओ अपना कोविड टेस्ट कराओ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कोविड वार्ड में रखना है या नॉन कोविड वार्ड में। बेटा तब तक आ गया था। तो कोविड, हमने कहा अभी तो टेस्ट के रिजल्ट आने में 3-4 घंटे लगेंगे। अभी केम बैक होम, हैड आवर लंच, वापस गए तो फोन आ रहा है डॉक्टर का, कहाँ हो, जल्दी आओ, रिपोर्ट तुम्हारी ठीक आ गई है, जल्दी से प्रोसीजर करना। बाय द टाइम ही वाज फिलिंग अप द फॉर्म, उन्होंने मेरा प्रोसीजर शुरू कर दिया। कोई करता नहीं है हॉस्पिटल वाले, और पैसे ही जमा नहीं हुआ अभी तो कैसे, तो उन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया। एंड काफी कॉफी होने लगी, तो ही सेड या इट्स अ गुड साइन कि आपका जो लंग है वो रिकूप कर रहा है। अगले दिन सुबह, मतलब शाम को हुआ था 5-6 बजे के करीब, यहाँ से उन्होंने वो ट्यूब डालते हैं, ट्यूब डाली, इंसर्ट करी, और वो उन्होंने बताया मुझे कि वो एयर जो है वहाँ उसके आसपास की उसको निकालेंगे, फिर लंग को एक्सपेंशन का टाइम मिलेगा, वो एक्सपेंड होगा तब देखेंगे क्या होगा। तो उन्होंने बताया वही जैसे हमको, मैं कह रहा था कि डॉक्टर से पूछते हैं भाई कितने दिन लगेंगे, तो उन्होंने कहा वैसे नॉर्मली तो 2 दिन 3 दिन की बात होती है, बट आपकी एज पे में भी हो सकता है 1 आध दिन एक्स्ट्रा लग जाए। अगले दिन जब एक्सरे किया तो 80% रिकवर्ड। इसे अब हम थोड़े दिन बाद इसकी जांच करेंगे क्या हुआ। अब इसको एक्सपेंड करते रहना चाहिए, नॉट 80-70 के आसपास, इसको एक्सपेंड करते रहना चाहिए। वो स्लो प्रोसेस वो होता रहेगा, नॉट ए वरी। द ओनली वरी इज कि ये वापस ना कोलैप्स करे। तो 3-4 दिन ऐसे ही चलता रहा, वो एक्सरे करते रहे। उन्होंने यहाँ क्लैंप लगा दिया था, क्लैंप लगाया एक दिन, सॉरी लगा नहीं दिया था। एक दिन जब वो उन्होंने सोचा कि अब निकालें इसको, तो उन्होंने क्लैंपिंग की, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आया, वो फिर वापस होना शुरू हो गया। नहीं भेज रहे, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है ये। ऐसे करते करते 2 हफ्ते ऑलमोस्ट हो गए। मैं डॉक्टर से पूछूं, बड़े डॉक्टर खिलनानी साहब तो कुछ जवाब ही ना दें, तो जूनियर डॉक्टर आकर के अपनी अपनी कहानी सुना के चला जाए। वो हो सकता है पंक्चर हो वहाँ, तो उसको तो सीलेंट लगाना पड़ेगा वहाँ, तो ये चेस्ट से करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर खिलनानी से बोला, ये किसने कहा तुमको? इसमें कहा। उस बेचारे को डांट पड़ गई। डिड आई टेल यू, ही सेड हैव पेशेंस। एक रात मेरे को ड्रीम आता है कि मेरे बेड पे स्नेक आया, छोटा सा क्यूट सा, वो रोमिंग अराउंड, एंड वो करते करते यहाँ से निकल गया। आई नरेटेड टू हिम, ही सेड now you are cured, which I believe, and precisely that happened. उस दिन जो उन्होंने क्लैंपिंग की उसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं था, वो स्टेबल था। तो उन्होंने कहा अच्छा अब हम 1 दिन रखेंगे आपको, अगर कल भी इसका रिजल्ट ऐसे ही रहा तो हम आपको डिस्चार्ज करेंगे। मैंने कहा अगर रखना हो तो 1 दिन और। वो कह रहे हैं तुम पागल हो, तुम वैसे तो पूछ रहे थे मेरे से। सो आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 14 डेज। उस समय कोविड पेशेंट को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते थे। मुझे नहीं पता, उन्होंने काफी जांच कर ली, कुछ नहीं है अंडरनीथ। वो क्यों हुआ, इसलिए हुआ, किसी को नहीं पता, ना डॉक्टर्स को पता, ना मुझे पता। मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया। बोला गया कि अभी पहले हर महीने आकर के एक्सरे कराओ, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। एक प्रोसेस होता है जिससे आपका ब्रीदिंग थोड़ी बेटर होती है, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आता है। उन्होंने कहा वो ले लो, तो बॉट दैट, तो लगाया, उससे थोड़ा प्रोग्रेस होने लगी। होते होते पहले 1 महीने, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 1 साल, ऐसे एक्सरे कराते रहे, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट। फिर एक बार मैं गया डॉक्टर खिलनानी के पास, उन्होंने बोला अब हम एक्सरे नहीं कराएंगे, अब हम आपका LFT करेंगे, कर लो। LFT कराया। मैंने उससे पूछा, टेक्नीशियन से, कह रहा नहीं बहुत बढ़िया है। मैंने खिलनानी से पूछा, कह रहे हैं योर लंग इज एज गुड एज अ 40-50 ईयर ओल्ड पर्सन। क्या हुआ अभी तक मिस्ट्री है। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 2021 की। वो कुछ सुइयां चुभी, जो बात कर रहे थे कि हम सूली को शूल, कुछ एक्सरे हुए, वैसे ही हम दुनिया भर के एक्सरे करते फिरते हैं अपनी निगाहों से। ये पुराना तो ऐसा है वैसा है, सुरेश शंकर तो सुनते नहीं हमारी। तो ये है गुरु जी।
तो गुरुजी ने रब से जोड़ने का एक अनूठा तरीका हमको दिया है, जो हम आज कर रहे हैं। वो यही चाहते थे कि लोग मिलके बैठे, मुझे याद करें, मुझे से मतलब जो शक्ति है, परम शक्ति है, और हमारा मानना है वही परम शक्ति। वो इस रूप में आए, कितना सुनहरा, कितना सौम्य रूप, जैसा मैंने बताया, वो कि ऐसे 1 to 1 बात करते थे, ऐसे कंफर्टिंग बातें करते थे। वो फादर कैसे हैं, या मतलब समथिंग लाइक दैट, अबाउट फैमिली, अबाउट बिजनेस, अबाउट एनीथिंग, उधर की हुआ इधर की हुआ, मतलब ऐसे लगता था कि जैसे कोई घर का बड़ा हालचाल पूछ रहा है आपका। तो उन्होंने ये माध्यम बताया कि ऐसे आप जुड़ो। उन्होंने कोई 4 चीजें मोटी मोटी बताई, अगर हम लाइफ में उनको डालें तो लाइफ सिंपल ही सिंपल है। और उन्होंने सिंपल की लाइफ कॉम्प्लिकेट हम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो आप इधर उधर देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन हमारी क्रिएशन है। उन्होंने कहा चंगा बंदा बने, सबको कहते। फिर उन्होंने उपाय 3 बताए, सेवा, सिमरन के दान, और ये तीनों गुप्त। लेकिन हमें तो चैन नहीं, हम तो जब तक फेसबुक पे पोस्ट नहीं डालें कि मैं आज गोरेगांव मंदिर होके आया, या बड़े मंदिर होके आया, या पुराने सत्संग में गया, और तो और लंगर की फोटो, उनकी फोटो पे लिख देते हैं पुत्र तू चिंता ना कर। गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा। गुरुजी कहते थे आंधे रहा करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि 12 सोमवार आओगे तो ये कल्याण होगा। गुरु की पहली निगाह ये अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैंने कहा ना, उनसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो उन्होंने सुना भी नहीं, उन्होंने डांट दिया कि मैं कोई अस्पताल नहीं खोलते रहते। तो बिना बोले यहाँ सबके से जान किस आगे की। वो कहते थे मंगो नहीं मनो, फिर ये भी कहते थे मेरे तो असल चीज से कोई नहीं मांगता। दैट मीन्स मंगना इज अलाउड, मांगना इज अलाउड, बट कोई ढंग की चीज मांगे। जो चीज वो खुद दे रहे हैं, यहाँ हम संगत में आके बैठते हैं, सेवादार आपको जल, चाय, कड़ा प्रसाद दे रहे हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ना भी लंगर भी मिल जाएगा अपने आप। तो ये चीजें तो वैसे ही दे रहे हैं। उन्होंने एक रेजिमेंट ऐसा बनाया कि भाई आप आओ बैठो। उन्होंने कोई इम्पोज नहीं किया, किसी भी चीज के लिए इम्पोज नहीं किया। आपको शब्द कीर्तन आधा घंटा सुनना, आधा घंटा सुनना। आपको सत्संग एक संगत का करना, एक का कराओ, 4 का कराना, 4 का कराओ। बाय द वे वहां सत्संग कभी कभी रोज भी होते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनकी मौज है कि वो किसको, कोई संगत आई है जिसको ये सुनवाना जरूरी है, सुना। ये ठीक बात है कि अभी नई संगत बहुत जुड़ रही है, उसके लिए ऐसे सत्संगों की नीड है। दैट इज व्हाई दिस सोशल मीडिया केम अप, बट इट डजंट मीन कि हम उसका मिसयूज करना शुरू कर दें। सुनने में आता है, मुझे नहीं पता कि किसी ने कहा किसी को कि 16 सोमवार आके थे लंगर करो, 5 बड़ा कल्याण हुए। कोई कहता इतने महीने आए, तो ऐसे गुरुजी ने कहा रब का द्वारा है, खुला है, आते हैं। सिंपल आडंबर रहे, वैभव आप जितना मर्जी करो, गुरुजी का आदर सम्मान में आपको जो करना है, लेकिन आडंबर नहीं, दिखावा नहीं। जब उन्होंने संगत को बोला अपने घर पे सत्संग करा करो, तो उन्होंने ये कह के हिदायत दी थी सिंपलिसिटी के साथ। जैसे आंटी, वो भाटी आंटी का सत्संग सुना होगा, वो पूछा कि फिर की कीता, उन्होंने कहा यह कीता। अच्छा, तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा कर दिया था, होता है ना मेरे घर पे आएंगे तो क्या था, फिर किटी पार्टी हो गई। सत्संग करना, फोकस हमारा सत्संग पे होना चाहिए रब की तरफ। उन्होंने कोई इम्पोज नहीं किया कि इतने आप इतने वो पढ़ो, इतनी वो करो। आधा घंटा शब्द सुना, आधा घंटा सुना, एक शब्द सुना, एक शब्द सुना। समझ में आता है तो सुनो, समझ में नहीं आता तो सुनो। शब्द तो एक ऐसी चीज है, राग में गाया जाता है, जो ट्रेंड रागी हैं वो सुनाते हैं हमें, वो तो वैसे ही अंदर आत्मा तक पहुंच जाता है। बहुत से लोगों को हर्षे पुराण पढ़ा करो, किसी किसी को 1 to 1 बोला कोई पाठ करने के। वैसे इन जनरल उन्होंने बोला हमारा टाइम आने वाला है, जो पाठ करेगा वो अच्छा। और पाठ से अभिप्राय हम 2 तरह का लगा सकते हैं। पाठ एक तो ये होता है कि हाँ जी कोई सुखमनी साहब का पाठ कर लिया, या जपजी साहब का पाठ कर लिया। एक पाठ वो भी होता है, स्कूल में मास्टर जी पढ़ा करते थे, पाठ पढ़ो,
तो गुरु ने जो पाठ पढ़ाया है हमें सिंप्लिसिटी का, गुरु ने जो पाठ पढ़ाया है सेवा का दिखावा करके क्या मिलेगा? सेवा का मान करके फिर तो सेवक नहीं रहना। अगर हमने थानेदारी दिखानी है तो फिर वो सेवा नहीं, दान, श्रद्धा, तीनों चीजें, प्रेम से, श्रद्धा से, बस यही। वो कहते हैं प्यार करने से, प्यार करने वाले को वो सब कुछ दे देते हैं। शिव पुराण में पढ़ो, सब कुछ दिखाई। शिव पुराण पढ़ते हैं ना, हाँ, कई जगह उनकी रेफरेंसेस मिल जाते हैं। अरे ये तो गुरुजी, ये तो गुरुजी। तो मैं भी किसी संत को सुन रहा था, उन्होंने कहा क्योंकि रब को पाने के 2 मार्ग बताए गए हैं, शिवपुराण में 3 बताए गए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हम क्या करते हैं? ज्ञान को आगे ले आते हैं। गुरुजी क्या करते थे? गुरुजी क्या खाते थे? गुरुजी ये व्हाइट चोला किस दिन पहनते थे, रेड किस दिन पहनते थे? ये जान के क्या हासिल करना था? ये स्वरूप देखिए, जो भी स्वरूप सामने पड़ा हो, जिस भी संगत ने जैसा स्वरूप रखा हुआ, हर एक के पास अपने अलग अलग स्वरूप है, लेकिन उस स्वरूप में कौन है? एक ही है, एक ओंकार, बस। तो वो जो मैं बता रहा था, वो संत जी कह रहे थे कि भक्ति जितनी हो जाए उतनी कम है, और ज्ञान जितना भी हो उतना ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो वाद विवाद पैदा करता है। भक्ति जब करते रहेंगे तो महाराज अपने आप ज्ञान देते जाएंगे, हमको जीवन कैसे जीना है, हमको अड़ोस पड़ोस में कैसे रहना है, हमको समाज में कैसे रहना है, हमको राष्ट्र में कैसे रहना है। और फिर धीरे धीरे वैराग्य चलना चाहो, नो प्रॉब्लम, बट वी विल नॉट कंपेल यू टू कम अगेन। बट गुरु जी की कृपा थी, जब जाते थे कोई भी संगत तो गुरु जी एक बहुत ही सुंदर शब्द कहते थे, आ गए कल्याण हो गया। शिव का अर्थ ही कल्याण है। फिर कहते थे थोड़ा सा रेगुलर हो गए तो आंधे रिया करो, एडमिशन हो गए। तो ये दोनों बातें उन्होंने हमें भी कही, तो पक्का हो गया। और गुरु जी की कृपा रही कि उस 20 फरवरी से लेकर के 28 मई जो लास्ट 27 या 28 को जो अंतिम संगत थी गुरु जी के फिजिकल प्रेजेंस में, उसके बीच में बहुत कम ऐसे मौके आए कि हम नहीं जा पाए। जाना हो ही, अब जाने शुरू हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, नथिंग इज हैपनिंग जो उससे पहले हुआ करता था। लेकिन वही बात है, बुद्धि में बैठता नहीं कि हमने गुरु जी से तो कुछ कहा नहीं। वहां ऐसे सत्संग भी सुनने लगे, कोई कहता किसी का हार्ट ठीक हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर, कुछ ऐसे भी सत्संग सुने जो आंटी की जो पहले सर्जरी होती, तो मन करता अरे यार हम 2 साल पहले 4 साल पहले मिल गए होते तो शायद ये ना होता, ये होता तो ये ना होता। anyway, अब मन में हलचल चल रही है। तो एक दिन, अब 10-12 दिन हो गए थे गुरु जी, तो बाकी सब चीजें तो बात कर रहे हैं कि ना तेरा कितों आंदे हो, कितने बच्चे हैं, कितने काम करता है, कितनी सैलरी है, और ही आस्क्ड मी ऑल दिस। आई कैन फील द, तो लेकिन वो नहीं पूछा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे से कहेंगे हाँ भाई की गल है, दसो, मतलब एज इफ वी आर गोइंग टू अ डॉक्टर एंड उनसे क्या भाई ना सिखाओ। तो मैंने कहना एक दिन सोच के गया कि आज तो गुरुजी से कहना है। मैंने बस माथा टेक के ये कहना ही शुरू किया था। 2 शब्द ही बोले थे, गुरुजी आंटी। तो गुरुजी से डांट पड़ गई कि मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखा। So that was anti-climax for me. I felt hurt also, honestly. यार मैं तो सबके सुन रहे हैं हम सत्संग, और मेरी बारी आई तो ऐसे कह दिया उन्होंने, लेकिन बाद में उसका अर्थ समझ में आ गया। तो खैर चलते चल ये जर्नी आगे बढ़ती गई। एक दिन गुरुजी ने बुलाया, बड़ा मंदिर देख रहा है, मैं कहने लगा परसों शिवरात्रि है, बड़े मंदिर आना है, देखे नहीं किसी से पूछ नहीं। बड़े मंदिर पहुंचे, पहले तो गुरुजी का स्वरूप देख करके ही एक आश्चर्य और दंग रह गए, ऐसे गुरु भी होते। मंदिर देख के और आश्चर्य लगे कि अरे ऐसा मंदिर भी होता है जहां आपको कोई पूजा की थाली नहीं सजा के ले जानी, जहां आपको मिठाई का डब्बा प्रसाद के रूप में नहीं लेके जाना, जहां धूप अगरबत्ती नहीं जलाना, जहां इतनी सारी मूर्तियां ये वो सब नहीं लगा हुआ।
आपने देखा ही है, गणेश जी की मूर्ति द्वार पर है, अंदर एक शिव जी विराजमान है, और अंदर जाए तो एक और शिव मूर्ति है, नंदी जी हैं, गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा हुआ है, ऐसा ही गुरु जी का आसन। कैसे कैसे गुरु है और कैसा मंदिर है। तो एनीवे उस दिन जो लंगर प्रसाद कहा, और ये हम सबका बिलीफ है कि जो भी बड़े फंक्शंस होते हैं, शिवरात्रि हो, वैसाखी हो, गुरु जी का बर्थडे हो, गुरु पूर्णिमा हो, उस दिन गुरु जी की महिमा परम्पार है और विशेष ब्लेसिंग मिलती है, जरूरत से ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है ये कहें। हालांकि ब्लेसिंग्स की कोई सीमा नहीं, जरूरत की बात नहीं है। तो उस दिन जो लंगर प्रसाद ग्रहण किया, उसने तो समझो एक तरह से मैजिक कर दिया। माई वाइफ वाज वेरी चीयरफुल। अगले दिन से जब हमने जाना शुरू किया फिर वापस एम्पायर स्टेट में, तो बड़ा अच्छा लगने लगा, और बच्चे भी नोटिस कर रहे थे ये तो कमाल हो गया। जो रोज बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी, जिसको लैंडलाइन से फोन नहीं सुनाई देता था, वो कहती है कि टीवी हल्का चलाओ, आवाज तेज कर। और वो सब नहीं हो रहा जो होता था पहले। उस दिन जाकर के उन्होंने, वो आंटी जो हमें लेके गई थी, उनको कहा कि ऐसे ऐसे मुझे ना बहुत, मेरी वाइफ ने कहा उनको, तो वो उन्होंने जाके गुरुजी को बताया। गुरुजी ने उनको ही खड़ा कर दिया कि तू खड़ा होकर सत्संग सुना दे। गुरुजी ऐसे ही करते थे, शब्द चलते हुए बीच में रोका, चलो तो सत्संग सुनाया उन्होंने। यही जो सत्संग मैंने आपके साथ बांटा है, ये आई थी, तो ऐसे कर। अगले दिन से वो मुझे खड़ा कर देते हैं यही सत्संग सुनाने के लिए। मेरे उन्होंने 2-3 नाम भी रख दिए थे, मेरा जो नाम है वो भी बुलाते थे गोपाल। मैं एक हांगकांग बेस्ड कंपनी में जॉब करता था, तो मेरे को कभी कभी हांगकांग के नाम से भी बुला देते थे। मेरी सैलरी 50,000 थी, मैं बता दूं अभी आपको, तो मुझे कभी कभी 50,000 भी कह करके। तो खैर ये उनकी कृपा, उनकी मौज, और हांगकांग के पीछे भी बहुत बड़ा सत्संग है, वो खैर आज समय नहीं होगा कभी। तो एनीवे, तो वो सत्संग में सुनाते थे, जितना सत्संग आपको सुना दिया। इसमें मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक दिन मैंने सत्संग यहीं तक किया, तो पीछे से टोका गुरुजी ने मुझे, गोपाल जिपर वाली गलती दस दे। मुझे समझ नहीं आई वो बात के, ये जिपर वाली कौन सी बात, बट नेक्स्ट मोमेंट आई कुड मेक आउट व्हाट इज दैट। हुआ ऐसे था कि 95 में शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सर्जरी, 95, और हम गए हैं 2000। तो प्रीवियस नाइट सर्जरी अगले मॉर्निंग हुई, तो जस्ट आई वाज ट्राइंग टू चीयर हर अप कि तेरे को यार डॉक्टर जो है ना हर चीज के लिए सर्जरी बताते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ जिपर लगा देंगे, जब मर्जी आया खोल लिया कर लिया। तो मैं मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी ने बता दिया कि कुछ भी छुपा नहीं है, ना इधर का ना उधर का, और ये भी शुक्र समझो सस्ते में छोड़ दिया। कोई और बात भी तो कह सकते थे ना, कोई और गलती भी तो पकड़ के बता सकते थे ना, लेकिन सस्ते। फिर जो मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल नहीं खोलते, ये बात समझ में आई। हॉस्पिटल हम जाते हैं या डॉक्टर के पास कोई मेडिकेशन, कोई ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट आस्क हिम कितने दिन ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। वो एक हफ्ता बोलता है, 8 दिन हो जाते हैं, तो परेशानी होने लगती है। अरे उसने तो कहा था ठीक हो जाएगा। कोई हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है, तो इफ समबडी सेज कि यू विल बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 4 days एंड देन इफ इट इज द 5th डे एंड देन यू डोंट वांट टू लुक बैक, उस हॉस्पिटल की तरफ आप कोशिश करते हो कि इधर मुड़ के जाना ही ना पड़े। तो गुरुजी ने समझाया ये हॉस्पिटल नहीं है, ये रब का दरबार है, गुरु का आश्रम है, यहाँ आश्रय लेने के लिए आते हैं, आते रहोगे कल्याण होते रहेंगे। भौतिक चीजें तो वो वैसे ही फ्री में बांटते हैं ना, वो तो जब से सृष्टि बनी तब से बांट रहे हैं। विष्णु जी को किस लिए अपॉइंट किया उन्होंने, भाई इनकी देखभाल करो, इनको जो चाहिए दो। लक्ष्मी जी साथ में दे दी उनको सुख सुविधा धन दौलत बच्चे
सब कुछ तो दे दिया, ये समझाया। फिर जैसे मैं कह रहा था कि वो कैंडल बुझने वाली थी, उसका प्रमाण ये है कि मेरी वाइफ को उनकी ही फैमिली के किसी मेंबर ने मैरिज से पहले ये बताया था कि इसकी उम्र छोटी है। गुरुजी को तो पता था, उन्होंने बुलवा लिया और जो उन्होंने करना था कर दिया। क्यों किया मुझे नहीं पता। आंटी के साथ आज भी है, वो आ नहीं सकी, अभी प्लान था पूरा, बट फॉर सम रीजन शी कुड नॉट। एक बार 2002 या 3 की बात है, आंटी बड़े मंदिर में थी सेवा में, गुरुजी पहुंच गए वहां। लोहड़ी का दिन था, प्रसाद, वो संगत तो जाती है उनके साथ, तो थोड़ी देर बातें करके वो सब प्रसाद दे रहे थे। वो जितनी भी सेवादार आंटियां थी उनको भी बुलवाया, उनको हाथों से प्रसाद दिया। और फिर जैसे ही इनको प्रसाद मिला, माथा टेक के आगे पीछे जोशी आंटी थी, आपने नाम सुना होगा, करण जोशी उनकी वाइफ। तो कहते हैं जोशी आंटी देख लिया, मरन चली सी, उनकी नहीं सोनी होगी दोबारा। तो अब कैसे कोई शुक्राना भी कर सकता है? कैसे हम ये कहें कि गुरुजी? और उसके बाद जर्नी चलती जा रही है। आज जैसे मैंने कहा 25-26 वर्ष हो गए, बट दैट्स नॉट इनफ, एंड दैट्स नॉट द मेजर एक्चुअली। लेंथ इज नॉट द मेजर, डेप्थ इज द मेजर। हम कितने अंतर्मन से उनसे जुड़े हुए हैं, कितना उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, कितना उनसे प्यार करते हैं, वो है मेजर। एंड आई एम श्योर एवरीबडी लव्स इट। तो इसलिए वो जो भेद हम करते हैं ना, वो सिर्फ एक ये बताने के लिए कि भाई चलो उस वक्त गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी कैसे संगत लगाते थे, वो सब देखा, तो हम आकर के थोड़ा बखान कर देते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर आर नो एल्यूमनाइज इन दिस गुरुजी। हम सब उनके स्टूडेंट ही। जिंदगी चल रही है, जिंदगी में क्या चाहिए कि आपके बच्चे, उनका रख रखाव ठीक से हो, उनकी एजुकेशन, उनकी जॉब, उस पर उनकी कृपा है। बेटा खड़ा है, इसका एडमिशन में थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही थी आफ्टर स्कूलिंग, तो हमने इधर उधर कई जगह अप्लाई किया हुआ था, नहीं हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनकी अपनी कट ऑफ चलती है बहुत हाई। एक बार एक एडमिशन हुआ बीबीए में पुणे में, तो मैंने गुरुजी से तब तो बात कर ली, मैंने कहा गुरुजी वो बेटे का एडमिशन हो गया पुणे। ना कोई लोड नहीं, ऐसे ही पढ़ाऊंगे, लाइक ए फादर गाइड अस। वही हुआ, इसका एक लिस्ट में नाम आया भी पर ये देख नहीं पाया है, समथिंग लाइक दैट हैपन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। लेकिन फिर जब ये गया दोबारा तो वो एडमिशन हो गया। 2006 में वो बिटिया को ब्लेस कर गए। 2006 दिसंबर की बात है, बिटिया का बर्थडे होता है, हम सब पहुंचे, माथा टेका और कुड़ी का ब्याह कर देते। देखिए ऐसे कौन बाबा करते हैं, कौन? उनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी, वो तो बाबा जी वहां बैठते हैं, संगत वो इतनी दूर बैठती है, वो संगत ऐसे बिठा रखते थे। और ऐसे एक साइड बोर्ड देखा होगा आपने, उस पर ऐसे बैठ जाते थे पैंट टी शर्ट पहने हुए, हर एक से बात करते थे, हर एक को यही लगता था ये मेरे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी कोई नहीं कहता था। आप भी यही कहें मेरे गुरुजी, उनका हमारा, वो कहते हैं ना 1 to 1 रिश्ता हमारा। तो उन्होंने कहा बेटी तो ब्याह करें। मैं कहा अच्छा गुरुजी, अब आपकी आज्ञा हुई करें। कुछ दिन बाद फिर पूछते हैं उनका ब्याह नहीं किया। मैं कहा गुरुजी देखते हैं, मुंडा लाते हैं, मुंडा तो लग गया, अब मुंडा लग गया कहाँ ढूंढने भाई हम। भाई इतना कहा उन्होंने, ये नहीं कहा मुंडा कौन सा है क्या है। अब ढूंढते ढूंढते अड़ोस पड़ोस वाले भी, मतलब संगति भी पूछे भाई कब कर रहे हो, गुरुजी तो कहा मुंडा लग गया। मैं कहती गुरुजी को तो लग गया, हमें नहीं लगा। अब अल्टीमेटली 2010 में शी गॉट मैरिड। तब उन्होंने कहा था मुंडा लग गया। जो मुंडा लगा उसमें मेरे को, बिटिया ने मेरे को
एक दिन 2009 में मैं बॉम्बे आ रहा था, बॉम्बे में ही रहता है वो लड़का, तो मेरे को एक फोन नंबर और नाम दिया कि बात कर ले, और कुछ नहीं बोला, तो समझ गया। तो मैंने बात की, मेट हिम, बट आंटी वाज नॉट कन्विंस। नहीं, गुरुजी ने कहा मुंडा लग गया, अब ये वही है, हम हाउ डू वी अंडरस्टैंड। तो एक रात गुरुजी उसी के ड्रीम में आए, संगत में बैठी है, माथा टेका, पूछा गुरुजी ने कुड़ी का ब्याह नहीं किया? कहती गुरुजी मुंडा लब रहे ना मुंडा तो उन्हें लब लिया दिस टाइम से। एंड आई टेल यू द बैकग्राउंड स्टोरी। उस दिन जिस दिन उन्होंने कहा कि कुड़ी का ब्याह कर दे, एम्पायर स्ट्रीट माथा टेक के हम लोग पहुंचे बड़े मंदिर, वहां भी माथा टेका। तो फोन तो तब तक स्विच ऑफ थे। वहां से जब वापस निकल रहे हैं और स्विच ऑन किया फोन, तो इसी लड़के का फोन उसको बर्थडे विश करने के लिए आया। वो दोनों एक कोर्स कर रहे थे, CFA कोर्स। एट दैट टाइम देयर वाज नो इंटरव्यू, कोई मतलब मिले भी नहीं थे तब तक, सिर्फ एक एक्सचेंजिंग नोट्स और व्हाटएवर। तो मैं जैसे कह रहा था कि बच्चों की एजुकेशन, उनकी जॉब, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, सब कुछ उन्होंने ब्लेस किया। एंड जस्ट इमेजिन एट द एज ऑफ 70 आई एम स्टिल एंगेज्ड इन सम प्रोफेशन। ये गुरुजी की ब्लेसिंग, बहुत लंबी कहानी है। 2004-5 की बात है, बड़े मंदिर में गया हुआ था, माथा टेका। उनको पता था कि मैं जो प्रेजेंट जॉब में हूँ उसमें ट्रबल चल रही है। तो उन्होंने कहते हैं, तो आ गया जल्दी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, ज्यादा कम है नहीं थे कंपनी। चलो चलो ठीक है। वो तो कमया तेनों इतना एक्सपीरियंस है, तो अपना काम क्यों नहीं करता? अच्छा गुरुजी, अब आपकी आज्ञा हुई है तो कुछ देखते हैं, सोचते हैं। कोई बिजनेस, देयर इज नो बिजनेस बैकग्राउंड ऐसा, तो प्रोफेशनली हम कुछ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कुछ करने लगे। फिर एक दिन फिर रोक दिया, तो तेनों क्या अपना काम कर? हाँ जी गुरुजी। फिर एक दिन मंदिर में अंतार स्टेट में माथा टेकते हुए कहते, अच्छा गाल सुनो, अपना काम तो करना, तो जॉब नहीं छड़नी। क्या करे कोई। एनीवे, एज आई सेड, बहुत लंबी जर्नी है और आज तक चल रही है वो जर्नी। गॉट सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन। तो वो फिर आंटी की तबीयत तो चल ही रही है। 2 में सत्संग थोड़े बड़े वैसे इंपॉर्टेंट से हैं। बाकी तो जैसे मैंने कहा, लाइफ में उनकी इन्फ्लुएंसेस हर रोज की लाइफ में दिखती है, सिर्फ महसूस करने की बात है। तो 2 में ऐसे जो एक मेरी नीस है, वो यूके में रहती है, उनके हस्बैंड डॉक्टर, वो भी मेडिकल फील्ड में है बट नॉट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। 95 में उनकी मैरिज हुई थी, तो बेबी नहीं था उनका कोई। वो 2006 की बात है, उसी दिसंबर मंथ की, जब उन्होंने मैरिज किया तो इन्वेस्ट किया। वो आई हुई थी यूके से। वो आते रहते थे, जब भी आते गुरुजी के पास आते थे। मेरी सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ, देयर सन, डॉटर इन लॉ, एवरीबॉडी, तो वो भी आती थी, आते रहते। तो उसका फोन आया मेरे को कि गुरुजी के पास जाना है। मैंने कहा हाँ आ जाओ गुरुजी, ये 4 दिन तो बैठती हूँ, तो मैं तो जाता ही हूँ, आप आ जाओ। तो शी सेड गुरुजी को ये कहना है मेरे को, ये ट्रीटमेंट लेना, तो गुरुजी से बात करना। वो तुमको पता है अलाउड नहीं है कहना, ही डजंट लाइक इट, बट अगर गुरुजी कुछ मौका दें तो देखी जाए। सो गुरुजी वहीं बैठे सुन रहे हैं, सुन ली उन्होंने हमारी बात जो हम फोन पे आपस में कर रहे हैं। हम आए, माथा टेका, वो आगे थी, उसने माथा टेका, पीछे मैंने माथा टेका। तो मैं कहते हैं मित्र साहब की कुड़ी है ना? मैं कहा हाँ जी गुरुजी, चल की कुड़ी है भाई, इतना कहना था तो मुझे मौका दे दिया। मैं कहा गुरुजी वो यूके तो आई है, बड़ी ब्लेसिंग लेना आई है, ट्रीटमेंट करा, आधा ट्रीटमेंट करा। Paused for a while, I don't know for what reason. Then he said, "इनको तांबे का लोटा लेके आएगी, जान चुका है." So she brought तांबे का लोटा, गुरुजी ने जो ब्लेस करना था कर दिया। तो मैंने पूछा गुरुजी ट्रीटमेंट का की करना, जो डॉक्टर ने करना वो अनुकरण दे, जो मैं करना वो करता। So we need to bear this in mind. ये नहीं कि हाँ जी बस गुरुजी हैं तो we neglect everything। वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो माध्यम तो कोई है ना।
वो कहते थे मैं कोई डॉक्टर थी वो बंद कराने थोड़ी आया प्रैक्टिस। सो एनीवे अब वो ब्लेसिंग तो हो गई। ये बात है दिसंबर 2006 की। 31 मई 2007 आ गया। अब किससे पूछें, किससे बात। एनीवे मंथ ऑफ जुलाई गॉट द न्यूज दैट शी इज एक्सपेक्टिंग। जो ट्रीटमेंट है वो सफल हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। बट देयर वर कॉम्प्लिकेशंस इन द प्रेगनेंसी। अक्टूबर में फोन आया मेरी सिस्टर को कि वो प्रॉब्लम चल रही है, तो दे नीड टू रश। तो वो लोग गए, वहां पहुंचे देखभाल करने के लिए। गए हुए उनको महीना भर हो गया था, बातचीत नहीं हो पा, मतलब तब इतना इजी तो था नहीं कन्वर्स करना ओवरसीज। तो कुछ दिन मेरी बात भी नहीं हुई। एक दिन मैंने अपने नेफ्यू को फोन किया, तो मैंने कहा भाई क्या हाल चाल है वहाँ, तबीयत कैसी, अभी ठीक है? तो वो बेचारा चुप हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं वो उसको ना बेबी गर्ल हुई। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है, तुम लोग मतलब कब हुई है? केयर बट डेट आफ्टर हो गया। मैंने कहा तुम लोगों ने बताया नहीं, तो बड़ी खुशी की बात है। तो कहने के मामा जी क्या बताएं। छोटी छोटी बातें तो ऐसे ही ना कई बार मन में हलचल होती है कि अच्छा आज जा, क्योंकि तब हमने गुरु को जाना, सिर्फ गुरु जाना, ये देखा कि अरे यहाँ तो ये भी मिल सकता है, तो मेरी जो वो प्रॉब्लम चल रही है वो भी ठीक करा लूं, ये जो हो रहा है ये मेरा काम अटका पड़ा है ये भी मैं बोल दूं उनको। और तो और जहालत की हद देखिए, हम पूछते थे गुरु जी गड्डी के लिए ठीक है, कुछ नहीं गुरु से पूछने की। तो ऐसे ही एक दिन मन में चल रही थी, और तब मौका मिल जाता था ऐसे ही गुरु जी पास में वहीं बैठ गए, इधर बैठ गए, इधर बैठ गए। तो ऐसे ही गुरु जी चल रही थी, किसी को समझा रहे थे। तो मेरे मन में तो वो हलचल चल ही रही थी, वो तो पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही उनको समझा रहे, फिर मेरे से कहते क्यों भाई गोपाल, गुरु तो मांग के लिया था, फिर की लिया? गुरु तो जानता है ना सब, गुरु से मांग के लेंगे वो देंगे, लेकिन वही देंगे। फिर गुरु अपने आप से देंगे तो ना जाने क्या दे देंगे, उसके साथ साथ वो दे दे। एक सत्संग मुझे याद आ गया, किसी और का है। उन्होंने वही बात गाड़ी लेने की, एक संगत ने उन्होंने पूछा गुरु जी गड्डी लेने के लिए, तो उन्होंने बताया, बताते थे वो एक्सेंट ले रहे, बढ़िया गड्डी है। तो उन्होंने ले ली, तो बेटा वो जैसे होता है ना ईयर चेंज हो जाता है, तो गुरु जी देखो कितना क्या असला कारण होना, दिसंबर चल रहा है तो जनवरी से नहीं वो देखो मतलब सी तो जन नमी वो नवा हो जाए। तो नहीं गुरु जी वो ना डिस्काउंट मिल रहा है लेना फिर वो क्या कहे गुरु। तो वो करा के आए, आ चुके थे या करा दी उन्होंने कि डिस्काउंट के लालच में। तो एक दिन वो वाइफ हस्बैंड आए, तो वाइफ पहले आ गई, हस्बैंड पीछे आ रहे थे गाड़ी पार्क करके। मैंने पूछा फिर गाड़ी ले ली? कहते नहीं गुरु जी वो कुछ इशू आ रहा है उसकी डिलीवरी में, वो वहीं से वेयर हाउस से चली नहीं है। गुरुआ की गल मोड़ी की नहीं होंगी, चलान दे अंकल जरा मजे लवांगे। तो अंकल जब पहुंचे तो वो कहते लिया फड़ा चाबी प्रेस कर दीजिए। वो बेचारे तब उनको भी कहा गुरुआ की गल मोड़ी। तो और हाँ एक और था ना गोपाल तेरा आता, वो शब्द है, मैंने तब तक सुना नहीं था, जाना शुरू किया। तो गुरु जी कहीं भी संगत जहाँ होती थी वहाँ बुला लेते थे। तो एक दिन किसी जन वर्मा है उनके घर पे सत्संग था, वहाँ पहुंचे, गुरु जी बैठे हुए, माथा टेका। मैंने जैसे ही से कहा आ गया गोपाल, गोपाल तेरा आता। गुरु जी क्या कह रहे हैं आज क्या चल रहा है? फिर बाद में मुझे वो शब्द सुना। तो एक और बात वो और चाय का इन्होंने कहा था वो भी मैं बता दूं। एक बार शब्द चल रहा था कि मीठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, एंड आई एम ए लेट राइजर स्टिल।
तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मैंने कुछ ब्लेसिंग दो कि मैं सवेरे जल्दी उठा करा की करना सवेरे उठ के। मैं कहा जी वो शब्द आपने ही तो सुनवाया ये कहते अमृत वेला हो जब तू अपने गुरु को बैठा। दैट मीन्स जब भी गुरु को याद करो, जब भी ईश्वर के गुरु, जब ईश्वर गुरु का रूप लेके आता है ना, तो वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट को ध्यान में। आज से एक सदी पहले की बात नहीं है कि हाँ जी लाला जी सवेरे 11 बजे पहुंचे दुकान पे, 1 बजे बंद करके खाना खाया, 2 घंटे सो गए, फिर 5 बजे खोली, फिर 7 बजे बंद करके घर आए। आजकल तो 12 घंटे से कम की ड्यूटी नहीं होती, 2 घंटे जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं। वही न्यूज, इसीलिए उन्होंने शाम का वक्त कि भाई निवृत्त होके आओ, काम से फ्री होके। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा, कोई अगर 9 बजे भी पहुंचा, ये नहीं कहा कि इतना लेट क्यों आया। किसी से प्यार में पूछा हो ये गल आज लेट हो गया, वो तो अलग बात है, वो भी इसलिए कि कोई कंसर्न तो नहीं है उसका, और होता था जनरली, वो इसीलिए पूछते थे। लेकिन कभी उन्होंने किसी को ये, वो यही कहते थे कि गुरु के पास जितना समय मिल सके उतना बिता दो, वही उसी में करो, याद करो, मन से करो, 1 मिनट के लिए करो, 1 सेकंड के लिए करो, वो देना। चाय की जो बात है, मेरी एक सेवा लगाई गुरुजी ने चाय प्रसाद बनाने की संगत के लिए। मुझे वो मैसेज मिला दूसरी संगत से, मैं जॉब करता था एक्सपोर्ट हाउस में, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में। जिनको मालूम हो गारमेंट में, फैशन ट्रेड में कितना टीडियस काम होता है। तो अदर देन दीज 3-4 डेज मैं 9 बजे 10 बजे से पहले नहीं फ्री, लेकिन ये गुरु की कृपा, मेरे को मैसेज मिला और ये गुरु की कृपा थी कि मैंने हाँ कर दी। मैं कह सकता था नहीं वो मेरे को तो ऑफिस वाले छोड़ेंगे नहीं, मैंने हाँ कर दी और गुरुजी ने वो करवा दी सेवा। तो मैं पहुंच जाता था, जो टाइम था 7 बजे के करीब संगत बैठती थी, 6 बजे मुझे लगता था कि 6 बजे पहुंच जाऊंगा, तो पहला लॉट जो है 6:45 तक रेडी हो जाएंगे, ताकि जैसे ही संगत जुड़े माथा टेके बैठे तो चाय प्रसाद मिलना शुरू हो जाए। तो हालांकि गुरुजी जानते तो सब है, लेकिन वो मुझे ब्लेस करना चाहिए। वो जो डीजे अंकल आते थे उनसे पूछते थे, वो गोपाल आ गए, पता नहीं जी मुझे। तो उन्होंने आके मेरे को बोला तुम आते हो ना, पहले जाकर के माथा टेका करो। मैंने कहा भाई देखो मुझे आज्ञा नहीं है, मैं उस वक्त संगत नहीं होती थी, कुछ गिने चुने 4-6 सेवादार या घर के जो आदमी। मैंने कहा मुझे आज्ञा नहीं है, मैं कैसे चला जाऊं। फिर एक दिन फिर पूछा, फिर मुझे डांटा कि भाई वो पूछते हैं इसका मतलब तुम जाओ। तो खैर अगले दिन जब मैं गया तो 5-10 मिनट हुए होंगे, तो गुरुजी आके अपने वहां बैठ गए, नीचे बैठ जाते थे कारपेट आसपास। मैं गया माथा टेका, आ गया वो बाहर। मैं कहा शादी ड्यूटी लगी है। मैं कहा देखो पहली बात, पहला सेंटेंस क्या निकला, संगत वास्ते बढ़िया चाय, कितना ख्याल रखते हो अपनी संगत का कि चाय भी बढ़िया मिले। थक हार के आएंगे ऑफिस से, फिर उन्होंने मुझे कुछ बोला चाय कैसे बनानी है। एक तो फटाफट बोलते, ऊपर से वो वैसी पंजाबी जो मतलब समझ आती है लेकिन इतनी नहीं समझ आती। तो मेरे दिमाग में कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस अटक गए। अभी इतनी हिम्मत भी नहीं और वो अच्छा भी नहीं कि मैं उनसे पूछूं गुरुजी की चल रहने दे यही कहते थे। तो मैं बाहर आया, पानी चला रहा, मैंने माथा टेका, जो आपने बताया ना वो कुछ मेरे समझ में आया, तो आप वैसे ही करो। एंड दैट डे ऑनवर्ड दैट चाय प्रसाद बिकेम ऑलमोस्ट अ स्टैंडर्ड, जो मतलब अगर कभी वो किसी के घर जाके संगत में भी बनी तो गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि वो कह देते थे आज गोपाल अंकल ने बनाई चाय। तो ये उनकी कृपा है, मतलब सॉरी मेरा कुछ नहीं। उन्होंने जो कहा वो जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि चाय में मोटी इलायची डालते, मतलब जो और चीजें डालते हैं दैट्स ओके, वो रोका नहीं किसी चीज के लिए। उनका बुला के ऐसे कहा छाछ में मोटी इलायची पाया, तो मुझे लगा ठंड का मौसम है शायद इसलिए बोला हो।
तो ठंड ठंड में मैंने डाल दी, छोटी इलायची डालते थे, मोटी इलायची डाली। फिर मैंने जाके उनसे पूछा जब मौसम, मैं कहा गुरु जी गर्मी होगी, मोटी इलायची बंद कर दें? तो ना गर्मी सर्दी की है ब्लेसिंग है। सो ही टोल्ड मी कि ये डालते ही रहना। नाउ व्हाट आई अंडरस्टूड, अगेन आई वुड नॉट से कि हाँ उन्होंने यही कहा, लेकिन व्हाट आई अंडरस्टूड वाज पहले पानी रखो, लेट इट रीच द बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसमें दूध डालो, लेट इट रीच द बॉइलिंग पॉइंट, देन उसमें चीनी डालो, लेट इट रीच द बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसमें इलायची पाउडर डालो, रीच द बॉइलिंग पॉइंट, फिर पत्ती डाल के उसको अच्छे से बॉइल करके फिर सर्व। सो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू 3/4 वाटर 1/4 मिल्क। इलायची की रेशो मतलब अगेन 3/4 छोटी इलायची 1/4 मोटी इलायची, बिकॉज वो थोड़ी वैसा होता है टेस्ट उसका। और बाकी बॉइलिंग तो अच्छी होनी चाहिए, और मीठा ना ज्यादा ना कम। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ज्यादा मीठा पाना। और मैंने संगत से ही सुना कुछ लोग ऐसे ही डालते थे गुरु जी का नाम लेके, ऐसे डालते गए, बट मैंने ऐसा नहीं। आई केप्ट स्टैंडर्ड इन माइंड, और उसी हिसाब से उतनी कटोरी चीनी या उतनी कटोरी चाय, तो वो एक गुरु जी का प्रसाद। ये सारी आपका बहुत बहुत शुभकामना। संगत जी आगे बोलेंगे जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं हम सब ने अच्छे अच्छे सत्संग सुने, ब्लड सत्संग सुने गोपाल सत्संग करके, और हम सब ब्लड फील कर रहे हैं अपने आप में। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई सत्संग नहीं है, मैं नई संगत हूँ, और 2013 में गुरु जी महाराज ने मेरे को कनेक्ट किया था। और मैं उस टाइम जीएम की पोस्ट पे काम करता था किसी कंपनी में, और ज़्यादा कनेक्शन नहीं था बच्चों को, लेकिन मैं मंदिर छोड़ देता था और मंदिर से उसको मीटिंग पे चला जाता था, ऑफिस की मीटिंग को, ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। तो 24 जुलाई 2020 में गुरु जी महाराज ने मुझे दीन दर्शन दिया था। उन दीन दर्शन में मेरे को महाराज ने हरबंस सिंह जगाधरी वालों का एक शब्द है, आप सब जानते हो, सुहासा जी माननवाल सिमरा में तेरा नाम, ये शब्द लिखा हुआ था कागज के ऊपर, तब तक एक फाइल थी, ऊपर कागज ये शब्द लिखा हुआ है, और मुझे कहते हैं मेरे को देख रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं आंखें नीचे कर लेता हूँ, फिर मुझे यही स्वरूप करो, करो, मैं तो देख रहा हूँ, तो मुझे कहते हैं हेलो, जब उन्होंने वो फाइल पकड़ा दी ऐसे जैसे सच्चा आप मुझे पकड़ा रहे हो। मैंने फाइल को हाथे से लगाया, चूमा और पाँव छुए, फिर मैं महाराज को ऐसे देख रहा हूँ, फाइल कैसे पकड़ के, फिर अपने आप ही नीचे करके मारा हूँ। फिर मेरे को महाराज देख रहे हैं ऐसे ही, फिर कहते हैं इस काम में आगे बताओ, जैसे मैं बोला ना, इससे बहुत फास्ट बोला उन्होंने, इस काम में आगे बताओ। मेरे को समझ नहीं आया, जैसे गोपाल शेट्टी ने बोला कि बहुत जल्दी बोलते थे, मलेर कोटला डुगरी वाली वॉइस, तो मैंने बोला हैं जी गुरु जी, हैं जी गुरु जी, तो समझ गए, उसको समझ लगी। मुझे ये था कि अगर महाराज लोग हुक्म देके जा रहे हैं, और वो फिर मैं किससे पूछूंगा, मुझे मालूम है कि ये डिप्रेशन है, तो महाराज मेरे को एक आज्ञा दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, क्या हुक्म है समझ नहीं आ रहा। तो आई बस आस्क ना, आई बस इंसिस्ट फॉर प्लीज रिपीट, हैं जी गुरु जी, हैं जी गुरु जी। फिर महाराज बोलते हैं इस काम में आगे बताओ, थोड़ा सा जोर देके, इस काम में आगे बताओ। मैं कहा ठीक है गुरु जी। संगत जी 1 महीने के अंदर मैंने जॉब छोड़ दिया था। उस टाइम मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था किसी कंपनी में, कंपनी में। तो मैं तो बेवकूफ था बिल्कुल, मेरे को तो पता ही नहीं कि ये फेसबुक क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है। मतलब बच्चों को मना करता था कि तुम लोग यूज नहीं करनी है, पढ़ो लीजिए, वो करो वो करो। तो मैं महाराज हुक्म देती है, मैं क्या करूँ। तो आने वाले शॉर्ट में संगत जी बताऊंगा, क्योंकि अभी वो हम सब आगे है महाराज की। शॉर्ट में ये था कि 6 महीने के अंदर 30 लैंग्वेजेस की संगत
एक ग्रुप महाराज ने बनवाया था, मल्टीलिंगुअल ग्रुप, उस पर संगत जुड़ गई थी। मुझे अभी तक याद है कि जो जीतो अंकल ने मेरे को एक गुरुजी महाराज के बारे में एक प्रोस्टेशन गुरुजी करके लिख के दिया था, एक कंटेंट, उसको अमिताभ शास्त्री अंकल जी ने गुरुजी को नमन करके हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो उसके बाद में 2021 में 31 भाषाओं की संगतों ने उस कंटेंट को पढ़ा था। इट मीन्स 6 महीने के अंदर वो कंटेंट 30 भाषाओं की संगत ने ट्रांसलेट कर दिया था मुझे रिमोट टीम की। उसमें सदा मासूम ठाकुर भी, शायद बाबा सेटिंग आप भी थे शायद, जब 21 में हिंदी में करने पा गया था, और उषा जी आंटी थे, आरती कपूर आंटी थी, और बहुत संगतों ने उसको पढ़ा था। ये तो बात हो गई प्रोफेसर गुरु जी की। इसके बाद हमारा उत्साह महाराज ने और बढ़ा दिया। अब क्या करना है संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है, महाराज ने, हमारे गुरु जी महाराज ओल्ड संगत से सत्संग लिख के लेके आने के लिए कहा करते थे कि सत्संग लिख के ले आओ। सत्संग लिखा जाता था और जीतों कर उसको कंपाइल कर देते थे, अपने पास संभाल लेते थे। महाराज की महासमाधि के बाद वही ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के रूप में आया, देव आभा बना हिंदी में। और संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से मल्टीलिंगुअल सेवादार टीमों ने लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ कश्मीर में, बंगाली में, मराठी में, पंजाबी में, गुजराती में, कन्नड़ में, तेलुगु में ट्रांसलेट कर दिया है। उसका उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक भाषाओं की संगत महाराज के बारे में जाने, सत्संग सुने। हम बड़े सेल्फिश हैं कि खाली हिंदी और इंग्लिश में रह गए। पंजाबी का ग्रंथ भी 21 में आया है। हमारे बड़े मंदिर में जो महाराज ने ग्रंथ दिया है बड़े मंदिर में, वो पंजाबी का 21 में हुआ है। 11 सालों के बाद, 14 सालों के बाद। कितने स्वार्थी हम लोग। अब महाराज की आज्ञा जब होगी वो ग्रंथ पढ़े जाएंगे। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो ग्रंथ कब अलग अलग भाषाओं में पढ़े जाएंगे। बड़े मंदिर की आज्ञा जब होगी तब पढ़े जाएंगे, महाराज की आज्ञा जब होगी तब पढ़े जाएंगे। बस इसी के साथ मैं सभी से कभी करता हूँ। महाराज की असीम कृपा आप सब पर रहे, हम पर रहे, जो संगत पर रहे। जय गुरु जी। मोदी हरे जो महाराज की ब्लेस्ड मेडिसिन है, मैं किचन में थी तो जाते जाते रोहिणी आंटी ने मेरी पॉकेट में डाल दी एंड मैं सोचू पता नहीं क्या डाल गई। तो सत्संग खत्म हुआ तो मैंने पॉकेट से देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ है पेट दर्द और कॉन्स्टिपेशन के लिए है और कुछ और चीजों के लिए। तो मुझे लगा मुझे तो इसमें से कोई तकलीफ नहीं है तो मुझे ही क्यों दे दिया है। तो बट इट वॉज देयर इन माई पॉकेट। जब नेक्स्ट डे इवनिंग में, और वहां पर हमारी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती थी, जब किसी एक भी गुरु संगत के घर में सत्संग है ना, तो हम बच्चों की तरह इतने एक्साइटेड होते थे कि पतीले और कढ़ाइयाँ और दरियाँ उठा के एक दूसरे के घर पहुंच जाते थे। वी यूज्ड टू कुक टुगेदर एंड वी यूज्ड टू एंजॉय टुगेदर। तो उसने मुझसे पूछा, हाँ जी हो गया, दरबार बढ़ा दिया, क्या हुआ, तेरी आवाज ठीक नहीं है। सो आई टोल्ड हर कि सी आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे को स्टमक में बहुत पेन है एंड आई हैव हाई फीवर। मेरे हस्बैंड अंकल उस समय अपने फादर के साथ ट्रैवल कर रहे थे। दे वर कमिंग बैक फ्रॉम जम्मू एंड दे वर अवे फ्रॉम गुड़गांव, आई थिंक 3-4 आवर्स। तो शी टोल्ड मी, वो कल दी थी ना तुझे और शोधी हरे, वो गुरुजी की ब्लेस की हुई है, खाती क्यों नहीं, खा उसको। एंड मेरे बेड पे मैं लेटी हुई हूँ और मेरे साथ ही मेरे पिलो के साथ वो पड़ गया। आई ओपन द पैकेट और वो शोधी हरे ने मुझे, जब तक विक्रम अंकल वापस गुड़गांव नहीं पहुंचे रात को 11 बजे तक, उसने मुझे बचा के रखा एक्चुअली। और गुरुजी की प्लानिंग देखिए आप कितनी अमेजिंग है कि मुझे अगले दिन बीमार होना है लेकिन एक दिन पहले उन्होंने मेरे लिए दवाई भिजवा दी है। सो आई गॉट हॉस्पिटलाइज, वही सारा सब कुछ हुआ एंड जो विहान के साथ गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था वो सब मेरे साथ हो रहा है। आई एम इन द हॉस्पिटल। तो उस समय डॉक्टर ने कुछ फटाफट जो टेस्ट, ECG करो, ये करो, वो करो करके खाना पूर्ति करके घर भेज दिया। और हमें ये भी था कि इसको ट्रिप पे जाना है। तो हम स्कूल पहुंचे। जनरली विहान इज द फर्स्ट वन टू रीच स्कूल जब भी कोई ऐसी ट्रिप्स होती है, एक्साइटमेंट। लेकिन उस दिन ही वॉज द लास्ट वन एंड द टीचर इज कॉलिंग, क्योंकि वहां से डिस्चार्ज लिया, घर आके सामान उठाए, 1 घंटे में भी लेफ्ट फॉर द स्कूल अगेन। स्कूल की बड़ी वोल्वो बस है जिसमें आराम से 80-90 बच्चे बैठ सकते हैं एंड लास्ट मिनट पे क्लास टीचर आती है और कहती है कमॉन कमॉन, ये फलानी क्लास के बच्चे उतरो, विहान की क्लास जिस विहान क्लास में था, हम छोटी बस में जाएंगे। एंड मेरे हस्बैंड अंकल को बुरा लग गया।
वो कह रहे हैं यार वो तो लंबी जर्नी के लिए बड़ी कंफर्टेबल बस है, कंफर्टेबल जाता है, ये क्या इन्होंने उसको छोटी बस में बिठा दिया है. सो लास्ट मिनट पे दे चेंज द बस एंड विहान केम इन द स्मॉलर बस. एंड नेक्स्ट डे विहान जब ट्रिप पे चला जाता है उस समय हम उसको छोड़ के आ गए. They had gone to the Jim Corbett that time. And विहान जब वहाँ पे पहुँचता है नेक्स्ट डे in the afternoon मुझे फिर से स्टमक पेन बहुत ज्यादा हुई. And this time the symptoms were also of the heart attack. Because आप being a first aider you can catch symptoms very quickly. आप symptoms के बेस पे ही काम करते हो, तो मुझे सारे वही symptoms हैं. I called my cardiologist doctor. एंड ही सेड कि आप क्या वेट कर रहे हो, अगर आप बीइंग अ फर्स्ट एडर यू नो ये सारे सिम्टम्स तो मतलब यू नो एंजाइना के हैं, आप फटाफट हॉस्पिटल आ जाइए. आई अगेन गॉट हॉस्पिटलाइज. उसी रात को टीचर का फोन आता है कि वी डिडंट टेल हिम कि मेरी स्टेट क्या है. ही नोज कि मैं घर आ चुकी हूँ, ठीक है. ही इज क्राइंग इनकंसोलेबली एंड ही इज सेइंग कि माई मदर इज नॉट वेल. सो जो बच्चा इतनी दूर बैठा हुआ है उसको गुरुजी ने ये फीलिंग कहीं वहां दी कि हाँ योर मदर इज नॉट वेल. ही कॉल्ड, रात को 9:30 का टाइम था. मैं 3 दिन तभी हॉस्पिटल में रही. दे डिड ऑल सॉर्ट ऑफ टेस्ट. डॉक्टर रमन एबी वाज आल्सो उनका भी बहुत बड़ा, गुरुजी ने कैसे उनकी वाइफ को ब्लेस किया है कंप्लीटली. भाटिया आंटी को उनके घर भेजा सत्संग करने के लिए, और भाटिया आंटी के अंकल के ट्रीटिंग डॉक्टर थे डॉक्टर रमन एबी. ही इज वन ऑफ दी टॉप नॉच डॉक्टर्स इन गुड़गांव. लेकिन फिर जो डॉक्टर जितने बड़े होते हैं थोड़ा उनका रुबाब भी वैसा होता है. सो ही वॉज लाइक दैट. ही वॉज माई ट्रीटिंग डॉक्टर. और गुरुजी ने कैसे वो क्योर करवाया. और लेटर व्हेन विहान केम बैक ही टोल्ड अस, जो बड़ी बस से मैं छोटी बस में आया एंड इन द मिडल ऑफ द जर्नी व्हेन आई केम बिहाइंड, पीछे ग्लास के ऊपर लिखा हुआ था जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी. So it was no coincidence कि महाराज ने बड़ी बस से छोटी बस में बिठा के विहान को ब्लेस किया. जो इतना बड़ा कष्ट आने वाला था उसको इतने में कटवाया. रोहिणी आंटी के हाथ मेरे लिए मेडिसिन पहले से भिजवा दी ताकि कुछ ऑलरेडी तब तक 4-5 घंटे जब तक विक्रम अंकल घर पहुंचे. और ऐसे मेरे साथ इतने केसेस हो चुके हैं कि मैं जाती हूँ 3-4 दिन हॉस्पिटल रहती हूँ, आई कम बैक होम, कुछ नहीं होता, शायद वो लेखा जो है गुरुजी इतने में ही कटवा देते. एंड डॉक्टर्स गेट सरप्राइज क्योंकि इतने ज्यादा सिम्टम्स होते हैं उस समय में कि मेरा उठना बैठना मुश्किल होता है. पेट में इतनी दर्द होगी, कभी यू नो हाइपर एसिडिटी, मस्कुलर स्केलेटल पेन्स इतनी एक्यूट. आई हैव 2 ऑटो इम्यून. कभी मुझे पूरा ट्रीटमेंट ही स्टेरॉइड बेस्ड है, लेकिन कभी गुरुजी ने मुझे स्टेरॉइड लेने नहीं दिए. सो इट्स ओनली हिम. सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई. सो अगर हम इनसे प्यार करना सिर्फ सीख लें, दैट इज दी ओनली वे. जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो. सो शुक्राना गुरुजी, यू कीप ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस लाइक दैट. ऐसे ही अपने प्रकाश में सबको रखते रहिए. सबके बच्चों को ऐसे ही अपने साथ जोड़िए ताकि अपकमिंग जनरेशन ऑल्सो जुड़ती रहे, बिकॉज इट्स द जर्नी ऑफ सोल. एंड आई थिंक ये जब हमें समझ आने लगता है, दैट्स द टाइम द जर्नी बिकम्स ऑन अ डिफरेंट, द गियर शिफ्ट जिसको बोलते हैं बेसिकली. सो आप सोल लेवल पे चीजें समझने लगते हैं. तो अनंतम शुक्राना, उसका आनंद बहुत ज्यादा है. और ऐसे ही बिकॉज आई यूज टू ऑलवेज टेल गुरुजी कि गुरुजी अपनी साफ सुथरी सुच्ची संगत नाल सुस्ती मिलवाना जी. सो बेहद शुक्राना. आई थिंक ये स्वरूप आया ही सबको सत्संग के पहले ही कल्याणकारी गुरुजी का इतना, जिसमें गुरुजी के दोनों हाथों से गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. दिस इज 97 वाला स्वरूप बैसाखी का. एंड वी हैपन टू मीट अ गुरु संगत एट सुखमनी आंटीज प्लेस इन चंडीगढ़. उनसे बात चली और कैसे आंटी के थ्रू उन्होंने ये स्वरूप भिजवाया. तो ये जो एक स्वरूप किसी एक संगत के घर आ जाता है वो बेसिकली सबके लिए आता है, सबका कल्याण करने के लिए. क्योंकि तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू है मेरा भ्राता. सबके पिता यही है, सबना का माँ प्यो आप है, गुरु जी है सबके माता पिता. तो एक किसी के घर भी स्वरूप आ जाए, कल्याण सबका है. बेहद शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल द लव. जय गुरुजी.